हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर डी हॉरर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। भगवान से यही दुआ करता हूं आप इसी तरह अच्छे रहें, परिवार में सब कुशल मंगल हो। आप हमेशा इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। दोस्तों, मैं जो आज कहानी लेकर आया हूं, ये कहानी हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर, जिनका नाम सुनील कुमार चौधरी है। सुनील कुमार राजस्थान बीकानेर जेल में तैनात हैं, इन्होंने भेजी है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको डर का एहसास तो होगा, लेकिन मज़ा भी बहुत आएगा और हो सकता है लास्ट में आप थोड़ा इमोशनल भी हो जाएं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाना गाने, मौज मस्ती करने का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के साथ लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेज़ी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना। सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। एकदम मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ा। अभी कुछ कदम चला ही होगा कि मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराते पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताईं। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकाल कर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर जाने का इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वो खून के छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर ही चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो?
मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। कैप्टन विनोद, आपके बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकूंगा, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कड़कड़ाती आवाज़ गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? मैंने डरे हुए लहजे में कहा। जी, क्या मतलब है आपका? मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। मैंने पूछा, क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई ना जान सका। मैंने कहा, जो आज तक कोई ना जान सका वो मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दो। मैं डर से रुआसा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में काफ़ी कोमलता थी। वो बोले, आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक अपनी जीप से खुद छोड़ कर आऊँगा, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, बीच में काफ़ी जंगली जानवर भी हैं। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, पैदल चलकर शायद तुम वहाँ तक ना पहुँच पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में न जाने कैसी मिठास थी कि मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहानी सुनानी शुरू की। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले सभी 6 वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल पल भर में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मैंने हैरत से पूछा। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखाई देता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया था। फिर भी मैंने हिम्मत से पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए बोले, ये कहानी आज से 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं। चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो मेरी नींद खुली। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरी आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैंने पूछा, तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बैठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो वो बोले सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वो सब सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाकर अपना जवाब दिया। अब सब जानना चाहते थे कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और वो कैप्टन विनोद कौन थे। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आते देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो राज़ी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर रवाना हो गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया और काफ़ी हैरान था, क्योंकि वहाँ एक अधझला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल।